नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। हम पिछली क्लास में सेट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स और कंप्लीट करेंगे। हमने जैसा आपको बताया था कि हम सेट्स के टाइप को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, और उस टाइप ऑफ सेट्स किसी भी समुच्चय के टाइप्स की बात आज हम करेंगे। किसी भी सेट के टाइप या उसकी कैटेगरी डिवाइड करने से पहले हमें उसके बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि दिया गया क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, फॉर्म से मतलब पिछली क्लास में ही हमने आपको सेट के फॉर्म बताए थे, या फिर कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताए थे कि हमें सेट को किस रूप में प्रस्तुत करना है। तब हमने आपको बताया था सबसे पहला रोस्टर, इंग्लिश वाले रोस्टर, या फिर टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। हमने आपसे कहा था कि कभी किसी नंबर को प्रेजेंट करना हो, और हमें यह देखना हो क्या इसका हम समुच्चय सेट बना सकते हैं, तो उसको हम तीन तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं अपनी अलग अलग भाषा में। ज्यादातर प्रयोग टेबुलर या रोस्टर फॉर्म का किया जाता है, और इस टेबुलर या रोस्टर फॉर्म को हम हिंदी में सारणिक विधि बोलते हैं। हिंदी वाले सारणिक विधि याद रखेंगे, सेट का प्रकार। क्वेश्चन इस पर कभी नहीं बनते, लेकिन जब सवाल दिए जाते हैं तो हमें समझना होता है कि रोस्टर फॉर्म में दिया है या फिर किसी अन्य फॉर्म में दिया है, विजुअल फॉर्म में दिया है, या दूसरे किसी तरीके में दिया है, जो कि हमने तीन टाइप से ही सेट के टाइप पढ़ रखे थे, जिसमें हमने आपको रोस्टर, टेबुलर, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ सेट बताए थे। अब आपको सवाल देखकर यह बात क्लियर होनी चाहिए कि दिया गया सवाल रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है, मतलब सारणिक फॉर्म में है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको दूसरे और नाम से प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ सेट्स। हिंदी वाले इसको सूची निर्माण विधि के नाम से जानते हैं, सूची निर्माण विधि, सूची निर्माण विधि, सूची निर्माण विधि। यह तरीका था किसी भी सेट को समझने, सेट दिया हुआ सेट किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। पहले तो हमने ये समझा कि दिए गए नंबर क्या सेट्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो हमने बताया कि वही एलिमेंट, वही ऑब्जेक्ट्स, वही नंबर्स सेट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिनकी सुपरिभाषित परिभाषा होती है, मतलब जिनकी सर्वमान्य या सुपरिभाषित परिभाषा होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस वर्ड की, जैसे 2 एक इवन ऑड नंबर है, वो यूपी, आप इंडिया की बात करो या वर्ल्ड लेवल पर किसी भी कंट्री की बात करो, हर जगह 2 को अभाज्य सम संख्या ही बोला जाएगा, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब इनकी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप या पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है। तो पहले हमने उस चीज को समझा कि किनको हम सेट लिख सकते हैं, फिर अगर हम सेट के अंतर्गत लिख सकते हैं तो सेट के अंतर्गत लिखे वाली चीजों को हम और किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है कि कभी हमें सेट लिखा हुआ मिल गया तो हम ये क्या कहेंगे या इसको किस तरीके से निरूपित करेंगे? तो आप याद रखना कि उसको हम सेट बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि आपको लिखने की चाहिए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप A, B, C, D किसी भी नंबर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद दिए गए सेट के एलिमेंट को कैपिटल लेटर 1 2 3 की बात करोगे तो 1 2 3 कैपिटल या स्मॉल में नहीं होते हैं, लेकिन अल्फाबेट की बात करोगे ABCDEF की, तो उनको स्मॉल और कैपिटल दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो अंदर हर समय हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे और इस बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ये किसी भी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को लिखने का ऑफिशियल तरीका होता है, सबसे श्रेष्ठ तरीका माना जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। आप सेट को A से डिनोट करें, B से डिनोट करें, C से डिनोट करें, वो आपकी समस्या है। लिखने का तरीका होगा ABC, अंदर लिखे हुए शब्द कामा का प्रयोग किया जाएगा। कामा चिन्ह सेट में और का काम करता है, मतलब A और B और C इनफाइनाइट तक, या हो सकता था कि 3 ही एलिमेंट होते तो हम कह देते कि ABC, बात खत्म। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ये तरीका लिखने का होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म की हम बात करते हैं। सूची निर्माण विधि में हमने आपको बताया कि अगर हमने इस तरीके से लिख रखा है तो इसको अब अलजेब्रा को हम लैंग्वेज बेस्ड लिखेंगे, भाषा के आधार पर लिखेंगे और उसको अपने अनुसार लिखेंगे। अब आप लिखेंगे कि a इक्वल टू ब्रैकेट वही लगेगा x सच दैट हमने आपको बताया था कि अगर कभी दो डॉट दिए हैं इनसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका मतलब होता है सच दैट। इसको हम सच दैट के नाम से जानते हैं। x सच दैट x जहां x बिलोंग टू अल्फाबेट और इसके साथ में एक कंडीशन लगेगी कि अल्फाबेट टिल सी तक का, मतलब x का मान c के इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए। ये 1 2 3 में हम ज्यादातर लिख सकते हैं। अल्फाबेट या किसी डिजिट को कभी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोलता है, आपको नंबर्स को लिखने के लिए सूची निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ये था आपका एक तरीका। दूसरा तरीका हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताया, रोस्टर फॉर्म बताया। इसके बाद हमने आपको बताया था विजुअल फॉर्म। इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में याद रखो, इसी तरीके को याद रखो। विजुअल फॉर्म को लिखने का तरीका होता है कि जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया है जिस सेट को, यहां लिख दो, इसके अंतर्गत वही शब्द लिखो, वही वर्ड लिखो जो आपको प्रेजेंट करने हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करने। इसमें ना आप कामा का प्रयोग करेंगे, ना आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ना आप ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। एक लूप बनाएंगे, उसी लूप में इन तीनों अंक को लिख देंगे। ये हमने किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे थे। पहले तो हमें यह पता करना था कि सेट है मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स जो दिए हैं, क्या वो एलिमेंट सेट्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हमने आपको बताया हाँ लिखे जा सकते हैं अगर उनकी सुपरिभाषित परिभाषा है, मतलब सर्वमान्य परिभाषा है, उनकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन कन्वर्ट या बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, तब हम उनको सेट के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप सेट के रूप में लिख सकते हैं तब आप प्रश्न आपसे ना बोले कि टेबुलर में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है या फिर विजुअल में लिखना है, तब आप किसी भी मेथड से लिख दें और हम तब इस मेथड का प्रयोग करते हैं रोस्टर फॉर्म का। लेकिन अगर सवाल आपसे बोल देता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तब आपको इसी तरीके से लिखना होगा। या फिर कभी आपको सवाल दिया, उसमें और कुछ आपसे करवाना चाहता है, आपसे कार्डिलिटी पूछना चाहता है, कई अन्य चीजों की बात करना चाहता है, तब आपको यह बात समझ में आना चाहिए सवाल देखकर कि दिया गया सवाल सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। या कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दे और आपको ऑप्शन दिए, बताओ दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है या विजुअल फॉर्म में, तो आप कहेंगे अगर लैंग्वेज एक्स के प्रयोग से आपने बनाई है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरीके से आपने लिख रखा है, तो रोस्टर या टेबुलर, और आपने लूप बनाकर लिख रखा है तो ये विजुअल फॉर्म ऑफ सेट है। ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे, इन पर हम पिछली क्लास में बात कर चुके। आज हमें बात करनी है सेट के टाइप पर, टाइप्स ऑफ सेट्स पर। तो आप याद रखें, पहले तो आप इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहे तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके देखें, या एक शब्द होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी तरीके से गणित में भी हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे और सेट्स की लगभग सभी प्रॉपर्टीज वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। हिंदी में भी इसको कार्डिनल नंबर के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे कार्डिनल ही आपको लिखना। क्या होती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स? आप याद रखें कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स एक प्रॉपर्टी दिखाता है किसी भी सेट की। तो आप ये बात याद रखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स पूछा जाए या फिर कभी कार्डिनल नंबर की बात की जाए, तो आप इसको सेट को देखकर आप कर सकते हैं, कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कार्डिनलिटी है, सवाल में अगर कुछ दिया है तो हमें उसको कार्डिनलिटी को समझना है, कार्डिनलिटी को देखना है, क्या इसमें हम कार्डिनलिटी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, हर एक वर्ड की हर एक वो सेट किसी भी टाइप का हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, नल सेट हो, कोई भी सेट हो, सबकी आप कार्डिनलिटी डिसाइड कर सकते हैं। कार्डिनलिटी को
रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका होता है जो सर्वमान्य तरीका माना जाता है। एन ए का मतलब जिस सेट को आपने जिस वर्ड से रिप्रेजेंट किया है, आप एन बी कर रहे हैं तो बी से, सी कर रहे हैं तो सी से, डी कर रहे हैं तो डी से, इस तरीके से लिख देंगे। या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते। याद रखें, इसको ना तो आप डिटर्मिनेंट कहेंगे, इसको ना तो आप डिटर्मिनेंट कहेंगे, ना ही आप इसको मॉडुलस बोलेंगे। मतलब ना ही आप इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे, डिटर्मिनेंट अगर आप गलती से भी आप बोल देते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो आप सवाल देखकर ये बात डिसाइड करेंगे कि दिया गया सवाल में अगर सेट्स की बात हो रही, वहां आप डिटर्मिनेंट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये गणित की तौहीन होगी कि डिटर्मिनेंट ये नहीं है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ दिया गया जो सेट दिया है उसकी कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है। तो ये बार ग्राफ, ये बार दोनों लकीरें जो बनी हुई हैं, जो ब्रैकेट बना हुआ है, ये कार्डिनल को शो करेगा सेट में। डिटर्मिनेंट को शो करता है जब आप सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम देखते हैं। जब आप सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम देखते हैं तो आपने देखा होगा मॉडुलस शब्द एक सुना होगा, मॉडुलस। वहां ये मॉडुलस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम लिखते हैं कि मॉडुलस के अंदर हर एक चीज लिखी हुई बाहर आ जाती है, तो वो पॉजिटिव में ही आती है। अंदर नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव। इसको हम कोऑर्डिनेट समझते समय विस्तार से देख चुके हैं। बाकी जो अलजेब्रा चल रहा है, आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसमें फिर समझेंगे। फंक्शन रिलेशन फंक्शन में हम इसको फिर दोबारा समझेंगे। अभी आप याद रखें कि जब कभी ये लाइन या ये ब्रैकेट का प्रयोग किया जाए और सेट्स में बात की जाए, तब आप इसको ना तो डिटर्मिनेंट बोलेंगे ना ही मॉडुलस बोलेंगे। इस बात का विशेष याद रखना, विशेष तरीके से इस बात को याद रखना कि ना तो आप इसे डिटर्मिनेंट बोलेंगे ना ही मॉडुलस बोलेंगे। एक तरीका और होता है इसको लिखने का, चर्चित तरीका है, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तीन तरीके हुए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके हुए। या तो आप ओ ए लिखें, या फिर आप एन ए लिखें, या फिर आप मॉडुलस ए लिखें। आपका मॉडुलस नहीं बोलना है, इसको कार्डिनलिटी आप ए बोलना है। मॉडुलस या डिटर्मिनेंट आप रिपीट करते रहते हैं, बार बार इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शब्दों में ये या हमारी आदत बन जाती है कि इसको मॉडुलस बोलते हैं। सेट में ये मॉडुलस नहीं है, ना आप इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे ना ही आप इसको मॉडुलस बोलेंगे। आप इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलेंगे या कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स बोलेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और ये होता क्या है, इस बात को भी हमें समझना है। पहले तो आप ये समझो कि हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। ये हो गया क्लियर। सिर्फ आपको ये देखना है कि हमको इसकी नेमिंग क्या करनी है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ए ओ ए एन ए या मॉडुलस ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इन तीन तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कार्डिनलिटी निकालेंगे कैसे, या फिर सेट्स में कार्डिनलिटी का क्या यूज है, या फिर कार्डिनल नंबर सेट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करता है। देखो, अगर एक एग्जांपल हमने आपको दे दिया कि a बराबर 1 2 3 और हम आपसे कहें इसका कार्डिनल नंबर बताओ, आप इसका कार्डिनल नंबर बताओ। हम आपसे कहें फाइंड, एयरफोर्स एग्जाम में कार्डिनल नंबर कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्योंकि वन लाइन आंसर होता है, कोई ट्रिक काम नहीं करती, सीधे आपको देख के आंसर करना होता है। तो फाइंड कार्डिनल नंबर। जब हमने आपसे कहा कार्डिनल नंबर, हिंदी वाले भी कार्डिनल याद रखेंगे, अंग्रेजी वाले भी कार्डिनल याद रखेंगे। जैसे हम ब्रैकेट को इंग्लिश में भी ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में भी ब्रैकेट बोलते हैं। इसी तरीके से शब्द अलग होता है, शब्द अलग होता है, ब्रैकेट का हिंदी अर्थ अपना अलग होगा, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम ब्रैकेट ही बोलते हैं, उसी तरीके से सेट्स में कार्डिनल को कार्डिनल ही आप हर जगह लिखा मिलेगा, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। बाकी गूगल करके देख लो कि कार्डिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे। ए बराबर 1 2 3, फाइंड कार्डिनल नंबर। आपसे कहा कि आप कार्डिनल नंबर बताएं, इसका इस सेट का कार्डिनल नंबर बताएं। हमने आपसे कहा कि कार्डिनल नंबर किसी भी सेट की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, सेट के टाइप को डिसाइड करता है। तो इसको देख के आपको क्लियर हो गया कि ये एक फाइनाइट सेट है, एक निश्चित सेट है, सीमित सेट है, जिसमें 3 नंबर का प्रयोग किया गया है, जिसमें 3 नंबर्स का प्रयोग किया गया है 1 2 3। और दिया गया सेट, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी कि हाँ 1 2 3, मतलब एक का मतलब हमारे यहाँ 1, 2 का मतलब हमारे यहाँ 2, वही 2 का मतलब यूएसए में भी 2, या में 2, मतलब इनकी जो
डिफिनीशन है वो वेल डिफिनीशन है, मतलब दिया गया सेट सही लिखा है, हमें कोई समस्या नहीं और इसको आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अगर जो दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में दिए जाते हैं कि वो सेट्स बना सके। जब आपसे पूछेगा तब आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, जब कार्डिनल पूछेगा तब आपको सेट्स ही देगा। तो ये बात क्लियर है, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी ये सेट्स बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसको देखकर आप ये जरूर डिसाइड करेंगे कि ये किस फॉर्म में लिखा है, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसकी प्रस्तुति सेट के किस टाइप की है। इसको देखकर अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तब आप बोलेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। हिंदी वाले बोलेंगे सारणिक विधि में है, सारणिक तरीका है। हमें दिया गया सवाल सारणिक तरीका है, सारणिक विधि में दिया गया। आप लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि हमें ऐसा लिखना है, आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको समझना है कि सवाल को किया हुआ सवाल टेबुलर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, सारणिक में। अगर बाई चांस वो आपसे पूछ देता, अगर बाई चांस आपसे वो पूछ देता कि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो या विजुअल फॉर्म में बदलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से लिखते ए बराबर, ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एन का मान जो एन है इसका मान इक्वल टू और लेस देन 3 है। क्लियर होगा कि लेस देन 3 मतलब 3 से कम है। 3 से कम कौन कौन नेचुरल नंबर पॉसिबल है? 1 और 2 आ गया, 1 और 2। 3 क्यों? 3 इसलिए लेस देन 3 है और ग्रेट इक्वल टू 3 है तो 3 भी आ सकता है। तो ये तरीका था सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपको इसी को विजुअल फॉर्म में लिखना होता, विजुअल फॉर्म में लिखना होता तो आप कहते यार विजुअल फॉर्म में कुछ नहीं, एक लूप बनाओ, उसके ऊपर ए लिखो, 1 2 3 लिखो, बात खत्म। ये हो गया विजुअल फॉर्म, ये हो गया टेबुलर फॉर्म में हमें सवाल दिया ही था, ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया, टेबुलर फॉर्म, तो बचा क्या? विजुअल फॉर्म भी हो गया, तीनों फॉर्म हो गए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने। लेकिन हमसे उसने कार्डिनल नंबर पूछा, कार्डिनलिटी पूछी, तब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे इस सवाल को, देखते ही आप आंसर करेंगे। आप दिए गए एलिमेंट्स, दिए गए ऑब्जेक्ट्स को गिनेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे कि दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से 1 2 3 है, तो जो कार्डिनलिटी होगी वो आप लिखेंगे n a से रिप्रेजेंट करें, या आपको हमने बताया n o से रिप्रेजेंट करें, या फिर आप कार्डिनलिटी ऑफ a इससे रिप्रेजेंट करें और आप कहेंगे कि दैट इज 3। कि दिया गया सेट्स जिसकी कार्डिनलिटी 3 है। अब इस 3 को निकालने के बाद या आप इसको देखने के बाद सेट्स की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि दिया गया सेट एक फाइनाइट सेट है और दिया गया सेट एक फाइनाइट सेट है। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करोगे, रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, टेबुलर भी लिख सकते हो। तो कार्डिनलिटी की केवल हमने आपसे बात की और आपने कहा कार्डिनलिटी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक अगली चीज और आप देखो कि अगर गलती से लिखा होता a बराबर 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 7 and 5 फिर 4 3, हम आपसे कहें इस नंबर की आप कार्डिनलिटी बताओ, इस नंबर में आप कार्डिनल नंबर बताओ, इस सेट्स का आप कार्डिनल नंबर बताओ, तो अब हम Na का ज्यादा प्रयोग करेंगे क्योंकि इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप कार्डिनल नंबर के लिए Na का ही प्रयोग करेंगे। इसको जो n कोष्टक के अंदर a जो हम लिखते हैं यही लिखने का हमारा तरीका रहेगा और इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो हमने आपसे कहा आप इसका कार्डिनल नंबर बताओ, आप इसका कार्डिनल नंबर बताओ, तो अब हमें नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। लेकिन तरीका आप समझे, आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुरंत आया आपने लिखा Na या फिर No या फिर कार्डिनल A इज इक्वल टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा ये कार्डिनल नंबर 9 और बाकायदा आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, 6 9 6 9 7 और D नन ऑफ दिस। आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और कहा इसका कार्डिनल नंबर 9 होगा। एयरफोर्स का एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपने जैसे ही ये देखा और आपने कहा कि कार्डिनल नंबर 9 होगा, आपका आंसर गलत हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। आपने नॉर्मल क्या किया कि आपने नॉर्मल इनकी डिजिट्स को गिना, इनके एलिमेंट्स को गिना कि दिए गए सेट में कितने एलिमेंट हैं, वही कार्डिनल होगा। और डिफिनीशन भी हमने आपको कार्डिनल के बारे में बताया था, हमने आपको डिफिनीशन में भी कार्डिनल के बारे में बताया कि कार्डिनल नंबर कुछ नहीं, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है। कार्डिनल नंबर, अगर आपसे कभी कार्डिनल नंबर की डिफिनीशन की बात की जाए तो आप ये याद रखना कि कार्डिनल नंबर कुछ नहीं, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है। अगर ऐसा है तो हमने क्या गलत किया कि इसको हमने 9 लिखा और आप कह रहे हैं आंसर गलत है। भैया बिल्कुल गलत है। यहां पर सेट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। वो बेसिक प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज होती थी कि रिपीटेशन ऑफ सेट्स, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट। किसी भी सेट में अगर एलिमेंट की पुनरावृत्ति हुई है तो आप उसको एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। मतलब आपने आपसे कहा 1 2 4 5 6 7 5 4 3, तो यहां आप ध्यान से देखें 5 और 5 दोनों 2 बार प्रयोग हुए हैं। 5 2 बार प्रयोग किया गया है, 4 भी 2 बार प्रयोग किया गया। आप इनको रोक लेंगे और बाकी को गिने 1 2 3 4 5, और इसको आप एक गिनेंगे, इसको भी आप एक गिनेंगे। मतलब 4 4 2 बार आया है, इसको आप एक ही बार काउंट करेंगे। 5 को भी आप एक ही बार काउंट करेंगे। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 और 2 7 होगी कार्डिनलिटी, ना कि 9। इसकी कार्डिनलिटी 9 नहीं होगी बल्कि 7 होगी। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकली, वो प्रॉपर्टी कभी कार्डिनलिटी नंबर या कभी भी सेट्स में रिपीटेशन दिया हो, कभी भी सेट में अगर रिपीटेशन दिया हो तो आप याद रखें कि आप रिपीटेड वर्ड को काउंटिंग करते समय एज अ एलिमेंट 2 बार नहीं काउंट करेंगे। एलिमेंट 4 बार दिया हो, 5 बार दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3। तो जो इनकी कार्डिनलिटी होगी, जैसे अगर कभी लिखा हो कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इस टाइप से लिख दे, वो बात अलग है कि इनफाइनाइट सेट बन गया। लेकिन जब कभी आप इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कार्डिनल नंबर की करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे NA बराबर NA बराबर OA, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3। कितनी भी बार शब्द रिपीट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्डिनलिटी चेक करते समय एक बार ब्रेक करेंगे और जितने भी रिपीट हैं सबको खत्म कर देंगे। आपसे इससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वन टाइम्स रिपीटेशन काउंट करेंगे, 1 टाइम्स वर्ड को काउंट करेंगे, 1 टाइम एलिमेंट को काउंट करेंगे। अगर उनमें रिपीटेशन दिया है तो आप रिपीटेशन को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। ये थी कार्डिनलिटी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ सेट देखें। कार्डिनलिटी के आधार पर आप टाइप्स ऑफ सेट देखें। जब हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं तो हम 2-2 करके पढ़ेंगे, एक फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट। इस तरीके से कई सेट टाइप ऑफ सेट हम देखते हैं। जब हम पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे हैं, आपने कार्डिनलिटी समझी। कार्डिनलिटी में हमने आपको बताया कोई भी वर्ड कार्डिनल नंबर पूछा जाए, रिपीट आप 50 बार करा दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको काउंट एक ही बार करेंगे। हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि कार्डिनलिटी क्या होती है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट की बात की। टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप आप देखेंगे फाइनाइट सेट। इन पर सवाल पूछे जाते हैं, वही अपना तरीका। क्या दिया हुआ सवाल देखकर आपको कैसे डिसाइड करना है कि दिया गया सवाल फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। अगर आपको सारणिक विधि में दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, तो आप देखकर बता देंगे। लेकिन अगर उसने रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सूची निर्माण विधि में दे रखा है, तब आपको देखना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा कि दिया गया फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट देखेंगे और इसके साथ साथ में इनफाइनाइट सेट को भी समझेंगे। अगर आप फाइनाइट समझ जाते हैं
तब आप इनफाइनाइट समझ लेते हैं। अगर आप इक्वल समझ जाते हैं तब आप इक्विवेलेंट खुद ही समझ जाएंगे। तो फाइनाइट को समझना है, फाइनाइट को समझते ही आपको इनफाइनाइट के बारे में क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट सेट्स क्या रहेंगे। अपरिमित समुच्चय इसको बोलते हैं, इसको हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। आपसे हमने कहा, जो पिछले एग्जांपल हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार उसी में हम एक उठा लेते हैं कि 1 2 3 4 लेस देन 100। हम आपसे कहें कि बताओ दिया गया सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अन्य तरीके से एग्जांपल दे रखा होगा, या वाइड नल सेट है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे आपने देखा कि 1 2 3 4 और 100 से कम की बात कर रहे हो, मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी सीमा है, ये सीमित समुच्चय है, सीमित समुच्चय है। अगर ऐसा होता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उसको देखकर बोलोगे हाँ ये एक फाइनाइट सेट है। टेबुलर फॉर्म में दिया, टेबुलर फॉर्म में आपने देखकर ही बोल दिया कि एक फाइनाइट सेट होगा। अगर गलती से उसने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा तो इस तरीके से लिखेगा कि A इक्वल टू, ये था टेबुलर फॉर्म, शॉर्टकट प्रयोग करेंगे टेबुलर फॉर्म के लिए TF और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए SBF। हमने आपसे कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या टेबुलर फॉर्म में लिखा। टेबुलर फॉर्म में लिखा तो आपने देखा, सांडिक विधि में लिखा, आपने देखा कि 1 2 3 4 100 से कम है, कैसा है, फाइनाइट समुच्चय। लेकिन अगर गलती से सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया तब आप कहेंगे x such that x where x belongs to natural number and natural is less than 100। तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि x ऐसा x है जो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर 100 से कम रहेगा, इस नेचुरल नंबर का मान 100 से कम रहेगा। हाँ फाइनाइट है सेट, आपने देखा कि दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, लैंग्वेज को देखकर क्लियर हो गया कि दिया हुआ सेट फाइनाइट सेट होगा। अगर तो दिया हुआ सवाल सही है, फाइनाइट सेट है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट होता है। अगर आपसे इनफाइनाइट सेट की बात कर दी जाए, आपसे अगर कभी इनफाइनाइट सेट की बात कर दी जाए और आपसे कहे इनफाइनाइट सेट के लिए आपको कुछ तरीके समझने पड़ेंगे, कुछ सिंबल समझने पड़ेंगे। उन सिंबल में समझने के, अगर वो सिंबल बाई चांस आपको सवाल में मिल जाते हैं या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, तब उनको देखकर भी आप क्लियर कर देंगे कि दिया गया फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। कभी कैपिटल N लिखा मिले, कभी कैपिटल N लिखा मिले तो सेट्स का बेसिक रूल कहता है कि कैपिटल N का यह मतलब होगा कि आपने सेट में आपने एलिमेंट की जो बात की है वो ऑल नेचुरल नंबर की बात की है, तो N इनफाइनाइट सेट होगा। कभी आपको अगर W लिखा मिले तो इसका मतलब होगा कि आपने होल नंबर की बात की है, आपने ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर की बात की है। अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर की बात करते हो तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसके अलावा कई तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, या फिर आपको कभी R लिखा मिल जाता है, कभी R लिखा मिल जाता है। तो इससे आप याद रखें कि R का मतलब होता है कि सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ऑल रियल नंबर्स के लिए हमने रियल नंबर लाइन समझ रखी है। रियल नंबर लाइन कहती है कि इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 0 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। मतलब रियल नंबर अगर आपने इस तरीके से R लिख दिया है तो R का मतलब होगा सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। इन टर्म्स का बार बार क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा और आप इसको याद रखेंगे कि जब कभी केवल R का प्रयोग किया जाए तो सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, जब कभी N का प्रयोग किया जाए तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा। इनफाइनाइट सेट को समझने के लिए हम अलग से कुछ नहीं समझेंगे, सिर्फ आप इन 5 सिंबल को समझ लें। अगर सिंबल समझ जाते हैं तो आप सवाल देख के बता देंगे फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट। तो अगर ऑल नेचुरल नंबर है, N लिखा होगा, W लिखा है, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर। मतलब दिए गए एग्जाम्पल जितने भी हम आपको लिखा रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सेट के हैं। सभी एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तब आपको अगर लैंग्वेज में केवल कैपिटल N लिखा मिल जाता है, केवल कैपिटल N लिखा मिल जाता है, तब आप कहेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको W लिखा मिल जाता है तब आप कहेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर। वहीं अगर आपको
आर लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और ये रियल नंबर की लाइन जिसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं पॉसिबल होगी। क्या हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, कुछ पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, कुछ निगेटिव रियल नंबर होते हैं। जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं वो से काउंट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो सेट ऑफ ऑल, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब समझ जाएंगे कि हम सेट की बात कर रहे हैं, समुच्चय की बात कर रहे हैं, सभी वास्तविक संख्याएं और ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनके ऊपर प्लस लगा है मतलब पॉजिटिव है, ऐसी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो पॉजिटिव हैं, जो धनात्मक हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि ये फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी। याद रखना सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। जब कभी आपसे इस तरीके से बात कर दी जाए कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, तब आप उसको देखकर बोलेंगे कि दिया गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर प्लस आर लिखा है, तो पॉजिटिव नंबर जो रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, अभी तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, +1 भी होगा, +2 भी होगा, इस तरीके से आप प्लस इनफाइनाइट तक चले जाए। मतलब अगर आप रियल नंबर में बात करेंगे, रियल नंबर लाइन में, तो हम कहेंगे इसको आप इनफाइनाइट मानो, इसको आप माइनस इनफाइनाइट मानो, इसको आप 0 मानोगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे। 0 से पॉजिटिव अगर हम रियल नंबर काउंट करते हैं तो उसको हम होल नंबर में रखते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी। ये जो होगी इसको हम R प्लस बोलेंगे, इसको हम R प्लस बोलेंगे, और इधर वाली लाइन को इसको हम R माइनस बोलेंगे। R प्लस जब आपने बोला तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जब आपने इस बार ग्राफ की बात की, आपने इस ग्राफ की बात की, तो ये भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप जब इस ग्राफ की बात करेंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी अपरिमित समुच्चय है, ये भी अपरिमित समुच्चय है। आर पॉजिटिव की बात करें, आर निगेटिव की बात करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या फिर निगेटिव की बात कर रहे हैं। आपने ये नंबर लाइन देखी और आपने कहा आर प्लस लिखा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस लिखा है तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर। उसको हमने आपको यहां समझाया भी, ठीक है। इसके बाद में आपको समझना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इस पर हमें बात नहीं करनी, वो आप नंबर सिस्टम के टॉपिक में पढ़ते हैं, अपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। P/Q के रूप में जिन्हें व्यक्त कर सकते हैं रेशनल नंबर, इतना याद रखो। हमें इनकी लैंग्वेज समझना होता है कि रेशनल नंबर होता क्या, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना है, ना कि हमें प्रॉपर्टी देखनी है रेशनल नंबर। जब हम आपसे बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, तो आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज नहीं देखनी, आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। तो आप याद रखें कि सेट में रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इससे आप कहीं ना कहीं पूरे नंबर्स के बारे में पढ़े लेंगे। जब क्यू की हम बात करते हैं तो क्यू सेट होगा किस चीज का सेट होगा, ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सेट किसी भी रेशनल नंबर का सेट होगा जब आप क्यू की बात करते हैं। मतलब इस क्यू से सीधे देखकर आप बोल देंगे कि क्यू को आपने देखा, अगर कहीं वो कमी, आप इसके सवाल करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपको केवल क्यू लिखा मिल जाता है तो उस क्यू का मतलब अल्फाबेट से बिल्कुल नहीं होगा। यह बात याद रखना, कैपिटल क्यू लिखा है तो सेट में वोकैब हो, अल्फाबेट हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, अगर प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब उसके बेसिक डिफिनेशन से बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्यों प्रयोग किया गया है। क्यू का मतलब होगा सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कितनी पॉसिबल हैं आप सभी जानते हैं कि आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, 1/2 भी होगी, 1/3 भी होगी, 1/4 भी होगी, कई तरीके से रेशनल नंबर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कहें कि इसको हम समझ क्यों रहे हैं, तो इसको समझने का एक तरीका होगा कि दैट इज इनफाइनाइट सेट। हमें यह समझना है कि दिया गया सवाल में आपसे बोल दे कि दिया गया समुच्चय रेशनल नंबर का समुच्चय, बताइए फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, वाइड होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तब आप कहेंगे कि दिया गया समुच्चय अगर रेशनल नंबर है और सभी रेशनल नंबर की बात कर रहे हो, आप ऑल की बात कर रहे हो। अगर आप ऑल की बात कर रहे हो तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको
फाइनाइट में तो रख ही नहीं सकते, तो हम इसको इनफाइनाइट में रखेंगे। हम कहेंगे ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। हम आपको फाइनाइट समझाया, इनफाइनाइट इसलिए समझा रहे, फाइनाइट को अगर आपने कम समझा हो, थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आप इनफाइनाइट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच डिफरेंस बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आपने क्यू देखा और आपने कहा क्यू सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद में एक टर्म और आएगा, वहां पर आपको कभी z लिखा मिलेगा, कभी z लिखा मिलेगा, या फिर कभी i लिखा मिलेगा। आपको i नहीं याद रखना, i को देखकर आप बता देंगे कि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। i को आप देखकर बता देंगे कि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी z लिखा मिल जाता है, कभी z लिखा मिल जाता है, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे कि इंटीजर्स में z भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर को डिफाइन करेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, माइनस में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। पूर्णांक, पॉजिटिव वाले पूर्णांकों का ग्रुप की बात कर दो तब भी सेट बना जा सकता है, उनका समुच्चय पॉसिबल है। सभी की बात कर दो तब भी उनका समुच्चय पॉसिबल है, या निगेटिव की बात कर दो तभी भी उनका समुच्चय पॉसिबल है। आपने z या i की बात की, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात की, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमसे कहेगा कि भैया हम फाइनाइट नहीं हैं, हम फाइनाइट नहीं हैं, हम इनफाइनाइट हैं। मतलब हमको इनफाइनाइट वाली लाइन में भेज दो, हम फाइनाइट वाली लाइन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। तो आप याद रखना, z इंटीजर्स की बात की जाए या कभी z लिखा हो, सिर्फ z वर्ड का प्रयोग हो, तो आप फिर इसको ABCDEFG वाले z से ना समझ लें, ना ही उसकी बेसिक कंपैरिजन, ना ही रीजनिंग का दिमाग लगाएं कि 26वें स्थान पर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इस z और i का मतलब सेट में सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है। सवाल में आपको सिर्फ इतना दे देता है कि बताओ कि z क्या होगा, z किस समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको दे दिया फाइनाइट, दूसरा ऑप्शन दे दिया इनफाइनाइट, तीसरा दे दिया बोथ, और फोर्थ दे दिया एनोटी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तब आप ये बोलेंगे कि अगर आपने इस सेट की बात की है, आपने इस सेट की बात की है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। z या i सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की आप बात कर रहे हैं। आप जब कभी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि वो इंटीजर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। मतलब i पॉजिटिव की बात करे, i पॉजिटिव की बात करे, या फिर i निगेटिव की बात करे। वैसे इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स पूरे ही आते हैं माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, जितने भी इंटीजर, जितने भी नंबर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर i पॉजिटिव को अलग से डिफाइन कर दिया तब वो केवल आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर उसने निगेटिव का चिन्ह का प्रयोग किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ये कभी ना समझना कि लिखा गया i आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएगा कि हम 9 नंबर पर हैं, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना भाई। ना ये i अल्फाबेट को शो करेगा, ना ही अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। इस i का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होगा, इस i का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होगा कि ये कह रहा है कि भैया दिया गया जो सेट है, दिया गया जो समुच्चय है, वो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, उस इंटीजर्स के समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो i सिर्फ i लिखा है तो वो सारे इंटीजर्स की बात करता है, और i पॉजिटिव लिखा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, और i के ऊपर निगेटिव लिखा है तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स की बात करता है। इरेशनल नंबर में कुछ खास होता नहीं, इसलिए कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि अगर इरेशनल नंबर की आप कभी से बात कर दे आपसे कभी, तो आप रियल नंबर लाइन को देखें, उस रियल नंबर लाइन से आप रेशनल नंबर को घटा देंगे, इरेशनल नंबर निकल आए। ये इंटीजर्स था, लास्ट टर्म बचा है आपका। लास्ट टर्म सेट में कभी भी रिप्रेजेंट करना हो और आपको कहे कि आप इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करो, सेट में आपसे हम बोल रहे हैं कि आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो और आप बताओ ये फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तब आप इसको देखेंगे और आप कहेंगे कि इरेशनल नंबर के लिए ना तो हमने कोई सिंबल पढ़ा है, ना ही कोई विशेष रूल पढ़े हैं, ना कोई अलग से कोई चीज पढ़ी।
तब आप ये बात याद रखें कि जो रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी, जो रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी है, जो रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी है, उससे आप Q माइनस कर दें, उससे आप Q माइनस कर दें। ये Q क्या है? ये Q रेशनल नंबर है, ये Q रेशनल नंबर है। अब बात समझे, ये Q क्या है? ये Q डिनोट करेगा रेशनल नंबर को। ये R क्या है? ये R डिनोट करेगा रियल नंबर को। तो भाई इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर इन दोनों का डिफरेंस है, R और Q का डिफरेंस रहेगा। मतलब जब कभी आपसे इरेशनल नंबर की बात करेगा तब आप रियल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे और दिया गया जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस इरेशनल नंबर को शो करेगा। तो ये बात क्लियर रहे। रियल नंबर लाइन को आप पहले समझ चुके हैं कि रियल नंबर लाइन जो आपको दी है, इसको अलग से आप एक बार देख लेंगे कि रियल नंबर लाइन का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि निगेटिव से पॉजिटिव तक जितने भी इंटीजर्स हैं, निगेटिव से पॉजिटिव तक जितनी भी संख्याएं हैं जो आपके दिमाग में चल सकती हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सभी रियल नंबर की लाइन पर शो हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमने आपसे कहा ये रियल नंबर लाइन है, आपने कहा बिल्कुल है। हमने आपसे कहा ये रियल नंबर लाइन है, आप इसी से रेशनल नंबर को माइनस कर दें। हमने कहा रेशनल नंबर को माइनस कर दें। रेशनल नंबर का मतलब होता है P/Q के रूप में। रेशनल नंबर की हमको प्रॉपर्टी नहीं देखनी, नॉर्मल पता होना चाहिए। हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, डिजिट्स को, अल्फाबेट्स को अकॉर्डिंग टू सेट। सेट के अनुसार हमें नंबर्स, डिजिट और अल्फाबेट को सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट करना होता है, ना कि उनकी प्रॉपर्टीज पर बात करनी होती। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा आप बताओ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जबकि वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप ये बताओ कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑन द सेट थ्योरी। सेट के सिद्धांत पर हम रियल नंबर या फिर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तब आप कहेंगे कि रियल नंबर से आप रेशनल नंबर घटा दो, दिया गया जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। दिया गया रिजल्ट इरेशनल नंबर। तो आज की क्लास में डिटेल में जो चीजें हमने सीखी, वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट को पूरी तरीके से समझा सकती है। हमने आपको लगभग सभी नंबर्स के बारे में बता दिया। कुछ अगर नंबर छूट गए हैं तो उनमें छूट गए हैं सेट ऑफ इवन नंबर। आप अगर इवन नंबर के समुच्चय की बात करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट पॉसिबल है। अगर इनफाइनाइट पॉसिबल है तब ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं आपसे अगर हम कह दें कि सेट ऑफ ऑल लगा लो, यहां पर ऑल ओड नंबर, एक वर्ड का सेट थ्योरी में बहुत यूज होता है। अगर यहां ऑल नहीं लगा है तो आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किस इवन नंबर की बात कर रहे हैं, आप कहां तक के इवन नंबर की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर की बात करोगे तो ये भी इनफाइनाइट होगा। वहीं आपसे कभी सेट ऑफ प्राइम नंबर की बात कर दी जाए, ऑल प्राइम नंबर, तो ये भी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर की बात कर दी जाए तो ये भी इनफाइनाइट होंगे, मतलब इनफाइनाइट सेट होंगे। आपने देखा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट से क्लियर है कि जो चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, जो एक कैटेगरी में देखकर जिनको समझ में आ जाए कि कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक रियल नंबर लाइन पर शो हो रहे हैं, अगर ये हम देखकर बता सकते हैं तो वो फाइनाइट के अंतर्गत आएंगे। और जिनको हम देखकर नहीं समझ सकते वो इनफाइनाइट के तहत। इनफाइनाइट को हमने बहुत विस्तृत में समझ लिया, इससे ज्यादा आप इनफाइनाइट सेट को समझने की कोई जरूरत नहीं। ये याद रखना कि R, Q, Z अगर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो कभी भी सेट थ्योरी में इनका मतलब उनके बेसिक डिफिनेशन से नहीं होता कि अल्फाबेट को शो कर रहे हैं या कुछ शो कर रहे हैं। इनका अपना स्पेसिफिक मेथड होता है, स्पेसिफिक इनकी डिफिनेशन होती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि Z क्या शो करेगा, R क्या करेगा, Q क्या करेगा, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। सिर्फ रेशनल नंबर का सिंबल नहीं होता है तो उसको हमने आपको बताया कि रियल नंबर से आप एक रेशनल नंबर को घटा देंगे, रेशनल नंबर आएगा। आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ सेट्स देखे जिनमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट में बात की। इन्हीं में से कुछ सेट होंगे फाइनाइट सेट के अंतर्गत नल वॉइड सेट के तरीके से, अन्य तरीके सेट हम पढ़ेंगे, एकल सेट, इन सब पर हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।